हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 76 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। तो पूछा गया है कि स्पेशल कोर्ट के अगर कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील कौन कर सकता है। तो ऐसा पर्सन जो कि स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से क्या है, एग्रीव्ड है, आहत है, वो पर्सन हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कोई भी व्यक्ति जो स्पेशल कोर्ट के आदेश से आहत है, एग्रीव्ड पर्सन है, वो यहाँ पे अपील कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो स्पेशल कोर्ट के निर्णय या आदेश से आहत है, एग्रीव्ड है, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील के लिए फीस जमा करना आवश्यक है। ठीक है। हाई कोर्ट में अपील 45 डेज के भीतर करनी होगी, लेकिन अगर रीजन दे दिया है तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। 76 सबसेक्शन 2 में बोला न्यूनतम 2 जजों की बेंच द्वारा ही मामला अपील जो है निपटाई जाएगी। तो यहाँ पे एग्रीड पर्सन ही इसको फाइल कर सकता है। 45 डेज है लिमिट, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है और 2 जजेस की बेंच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एफएसएस एक्ट 2006। तो यहाँ पूछा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन स्टार्ट करने के मतलब क्या टाइम लिमिट है, कितने टाइम लिमिट में अभियोजन होना चाहिए। तो ये है 1 ईयर। तो सेक्शन 76 के अनुसार 1 साल की अवधि के बाद कोई अदालत मतलब कोई भी कोर्ट जो है अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता 1 साल के बाद। ठीक है। लेकिन इसको जो फूड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है वो रिटर्न रीजन से, लिखित कारण के साथ 3 साल तक का विस्तारित समय अनुमति दे सकता है। तो स्टैंडर्ड लिमिटेशन है 1 साल और एक्सटेंडेड लिमिटेशन जो है अप टू 3 years विद द रिटर्न अप्रूवल। Next question. Under section 78, who can be implicated during the trial of food offense? पूछा गया है कि अगर ट्रायल चल रहा है फूड ऑफेंस का तो उसके बीच में और किन किन को शामिल किया जा सकता है, कोर्ट किन किन को शामिल कर सकता है। तो इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इन्वॉल्व, जो भी शामिल आयात करने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर है, इनको कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल जोड़ सकता है। तो कोर्ट अगर देखते हैं कि इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर भी ऑफेंस में शामिल है तो उन्हें ट्रायल में जोड़ा जा सकता है। सेक्शन 78 अपराध के साक्ष्य आधारित पहचान पर आधारित है। तो इम्प्लीटेड रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व इन ऑफेंस। ठीक है। तो जो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है उन सबको इसमें ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑर्डिनरी कोर्ट कैन इम्पोज सेंटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग तो अप टू 6 years इम्प्रिजनमेंट इवन इफ नॉर्मली लोअर, 6 साल तक की कैद हो सकती है इसमें। ठीक है। तो सेक्शन 79 में पूछा गया कि ऑर्डिनरी कोर्ट जो है, ऑर्डिनरी कोर्ट वो इम्पोज कर सकता है सेंटेंस, तो 6 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है। यहाँ ये बोला है कि सेक्शन 79 यहाँ पे उसको राइट देता है ऑर्डिनरी कोर्ट को कि अगर स्पेशल कोर्ट भी नहीं है, उसके अलावा भी अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्ट है, अगर वो देख रहा है तो यहाँ पर वो 6 साल तक की मतलब जो सेंटेंस सुना सकता है। भले ही सीआरपीसी में जो सेक्शन के अंतर्गत उसको जो एक क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे सेक्शन 29 में जो दिया गया था कि जो फर्स्ट क्लास है, जो सेशन कोर्ट है, उनको कितना कितना क्या देना है। ठीक है। जो लिमिट दे रखी है उनके जो सेंटेंस पास करने की, तो उससे अगर एक्सीड भी कर रहा है तो यहाँ 6 साल तक का यहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट को राइट दिया है कि वो दे सकता है। सेक्शन 79 ऑर्डिनरी कोर्ट को यह अधिकार है कि इस एक्ट द्वारा अधिकतम अनुमत सजा जो है वो तक दे सके।
ठीक है। सीआरपीसी की सेक्शन 29 की सीमा को पार करते हुए भी 6 साल तक इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिफेंस अंडर सेक्शन 80A ऑफ FSS एक्ट 2006 रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या वैलिड डिफेंस दिया जा सकता है? तो वैलिड डिफेंस दिया जा सकता है, person published ad as a part of regular business and unaware of offense। तो विज्ञापन नियमित व्यवसाय में ही प्रकाशित किया गया था, रेगुलर बिजनेस के तहत ही किया गया था, और जो ऑफेंस है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वैलिड डिफेंस लिया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट के केस में। सेक्शन 80A किसी सबसेक्शन 1 किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवसाय के दौरान विज्ञापन प्रकाशित करना ऑफेंस का डिफेंस हो सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शंस दिया है, यदि कोई व्यक्ति को पता होना चाहिए था या पहले चेतावनी मिली थी या स्वयं फूड बिजनेस ऑपरेटर था, तो यहाँ पर फिर ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ ऐसा कोई छूट डिफेंस जो वैलिड डिफेंस है वो नहीं मिलेगा कि अगर उसको ऑलरेडी पता था या उसे इस बारे में चेतावनी दी गई थी, ठीक है, या फिर वो खुद ही फूड बिजनेस ऑपरेटर था, तो यहाँ पे फिर ये डिफेंस नहीं होगा। तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जा सकता है, नो नॉलेज ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रायर नोटिस ऑफ फूड ऑपरेशन नेगेट्स डिफेंस, तो उनको नहीं मिलेगा डिफेंस। व्हाट इज द डिफेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस अंडर सेक्शन 80B? तो 80B के अंतर्गत ड्यू डिलिजेंस के डिफरेंस में क्या डिफेंस है? तो यहाँ पे आ जाएगा, सभी सावधानियों के बावजूद अपराध हुआ। तो प्रूविंग दैट ऑफेंस वाज कमिटेड डिस्पाइट ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस, तो जो भी रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए थे उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑफेंस हुआ है, तो ये यहाँ पे डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 80B में बोला है, पर्सन कैन डिफेंड इफ ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस एंड ड्यू डिलिजेंस अपनाई गई थी, तो यहाँ पर उनको डिफेंस मिलेगा। ठीक है, मतलब उसने सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे वो काम करते वक्त, या ड्यू डिलिजेंस सारा अपनाया था, तो यहाँ पर इंक्लूड्स ऑफेंस बाय अनदर पर्सन, रिलायंस ऑन सप्लाइड इन्फो, रीजनेबल चेक्स कंडक्टेड, ये सब इसमें ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 80D व्हाट इज द डिफेंस रिगार्डिंग हैंडलिंग अनसेफ फूड? अब अनसेफ फूड का हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस समय क्या डिफेंस लिया जा सकता है? तो यहाँ जो डिफेंस लिया जाएगा कि फूड तुरंत नष्ट किया, तो फूड इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे दिया, यदि ऑफेंस सेक्शन 56 अनहाइजेनिक हैंडलिंग में हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड हुआ है, तो फूड इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना डिफेंस है। अगर उसने तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ वो डिफेंस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इग्नोरेंस ऑफ नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ फूड अ वैलिड डिफेंस अंडर सेक्शन 80E? अगर इग्नोरेंस लिया जा रहा है उसके नेचर के बारे में, सब्सटेंस या क्वालिटी ऑफ फूड के, तो क्या यहाँ पे डिफेंस लिया जा सकता है? तो यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं होगा, सिर्फ यह कहना कि फूड ऑपरेटर फूड के नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी से अनजान था, ये डिफेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रिजुडाइज भी इररिलेवेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इग्नोरेंस को डिफेंस नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है, Who is responsible for preparing the annual budget of the food authority? फूड अथॉरिटी की जो वार्षिक बजट है वो तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो ये होगा फूड अथॉरिटी। As per section 81 subsection 1, the food authority prepares its budget for the next financial year, showing estimated receipt and expenditure and forward it to the central government. Section 81 subsection 2 allows food authority to adopt financial regulation with prior central government approval. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फूड अथॉरिटी बजट तैयार करेगी और उसको क्या केंद्र सरकार को भेजेगी, और यहाँ पे केंद्र सरकार की पूरी स्वीकृति से फूड अथॉरिटी वित्तीय नियमावली अपना सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फूड अथॉरिटी? तो फूड अथॉरिटी के लिए वित्तीय स्रोत कौन सा होता है? तो जो वित्त स्रोत होगा वो होगा
केंद्रीय सरकार की से अनुदान तो ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और लाइसेंसधारी व्यवसाय से शुल्क तो फी एंड लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन है कि सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 में बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रांट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, और सेक्शन 82 सबसेक्शन 2 में बोला गया है ग्रेडेड फीस फ्रॉम लाइसेंस फूड बिजनेस ऑपरेटर, है ना। इन सब से जो लैब वगैरह फूड ऑडिटर है, जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी उनके द्वारा रिकमेंड किए गए जो है, इन सब से जो फीस वगैरह जो ली जाती है ना, वो भी इसका सोर्स होगा। हु ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द फूड अथॉरिटी, तो फूड अथॉरिटी के खातों का जो ऑडिट है वो कौन करेगा, तो जो करेगा वो भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी CAG full rights to audit food authority accounts, inspects offices, demand documents and vouchers। ठीक है। और इसमें बोला है अकाउंट्स एंड जो 83 सबसेक्शन 3 में बोला है रिक्वायर्स अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो ऑडिट करने का राइट किसके पास है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है टू होम डज द फूड अथॉरिटी फॉरवर्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट वो किसको फॉरवर्ड करेंगी, तो यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है वो होगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। नेक्स्ट है हु कैन इशू डायरेक्शन टू द फूड अथॉरिटी ऑन पॉलिसी मैटर। तो जो पॉलिसी मैटर्स पर फूड अथॉरिटी को डायरेक्शन कौन दे सकता है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट है who can issue direction to state government for implementation of this act। ठीक है, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कौन दे सकता है डायरेक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है मेंबर एंड ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी आर कंसिडर्ड। तो जो सदस्य और अधिकारी है वो किस रूप में माने जाते हैं, तो वो जो माने जाएंगे वो पब्लिक सर्वेंट, सार्वजनिक अधिकारी के रूप में माने जाएंगे। सेक्शन 87 में ये बोला गया कि मेंबर्स, ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो भी है वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेक्शन 87। नेक्स्ट है हु इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग व्हेन एक्टिंग इज इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। तो किनको मतलब गुड फेथ में अगर कोई काम कर रहा है तो किनको प्रोटेक्शन दी गई है, तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स है अथॉरिटी है इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तहत उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है गुड फेथ में काम करने पे। नेक्स्ट है सेक्शन 88 में ये बोला गया है। फिर नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल, इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो क्या हो गए, ओवरराइड द इनकंसिस्टेंट फूड लॉज। तो जो भी असंगत खाद्य कानून है उन पर ओवरराइड करेगा, ये लागू होगा। तो सेक्शन 89 में ये बोला गया है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट का सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है What happened to employees of central government agencies governing food laws after the establishment of food authority। तो फूड अथॉरिटी के गठन के बाद खाद्य कानूनों के लिए केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों का क्या होगा, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फूड अथॉरिटी और कैन कंटिन्यू ऑप्शनली फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा फूड अथॉरिटी के रूप में और 6 महीने तक वैकल्पिक रूप से जारी रह सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन, ये जब एक्ट लागू हुआ था ये तब का है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 95 हु कैन बी रिवॉर्डेड। तो किसको यहाँ पे पुरस्कार रिवॉर्ड दिया जा सकता है, तो एनी पर्सन असिस्टिंग इन डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस। तो अपराध का पता लगाने में मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू पे रिवॉर्ड फ्रॉम अ फंड।
ठीक है, तो फंड से वो यहाँ पर उसको दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे हम हमारा एक्ट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।